ओम सरस्वताय नमः। जयति भारतम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काल साक्षी के आपके पेज पर। और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बिल्कुल ही सहज एक हाइकू गोष्ठी के लिए। आपको बता दूं कि काल साक्षी एक बहुभाषिक साप्ताहिक पत्र है जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में तहजीब की नगरी लखनऊ से प्रकाशित होता है। बदलते परिवेश, समय और तकनीकी के साथ साथ काल साक्षी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और इसी क्रम में हम, आप और हमारे सभी दर्शक, श्रोता, साहित्य अनुरागी, मित्र, बंधु बांधव सब आज साथ साथ हैं और इस समागम का शुभारंभ करते हैं। आज आगाज करते हैं आज के इस भव्य आयोजन का, जिसका नाम है सुनते रहो सुनाते रहो। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आप सबका परिचय करा देता हूँ एक बार। और परिचय से पहले एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है जो मैं सौंपना चाहता हूँ। तो हमारे बीच उपस्थित हैं काल साक्षी के संपादक हैं, काल साक्षी के संस्थापक हैं आदरणीय जितेंद्र उपाध्याय अद्वैत जोगिया जी। मैं अनुरोध करूंगा कि आप आज की अध्यक्षता स्वीकार करें। पिछले करीब जैसा आपका आदेश संचालक जी, जैसा आप आदेश करेंगे मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आदेश नहीं है, मेरा ये आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वरिष्ठ हैं और मर्मज्ञ हैं लघु कविताओं के, हाइकू और छड़का ऐसी विधाओं के बहुत ही गहन आप अर्थ की कविताएं लेकर आते हैं किसी भी तरह से। तो मेरी ये गुजारिश है आपसे, मेरे निवेदन है कि आप ये अध्यक्ष पद संभालें और हमारे इस आयोजन की गरिमा बढ़ाएं। आप लगातार लगभग पिछले 20 सालों से सक्रिय लेखन में हैं। हाइकू के अतिरिक्त छंदमुक्त, काव्य, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध और व्यंग आलेख आदि में आपकी गहरी अभिरुचि रही है, पकड़ है। बहुत शानदार आप ये लिखते हैं। मैं बस आपसे अध्यक्षता की ये कुर्सी संभालने की आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका कि आप यहाँ पे पधारें। और इसी क्रम में मैं दूसरा, धन्यवाद इस सम्मान के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरा मैं आपको परिचित करा देता हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं फरीदाबाद हरियाणा से गुंजन अग्रवाल अनहद। गुंजन अग्रवाल अनहद जी काल साक्षी पत्रिका की सह संपादिका हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं। आपके विधाएं, गीत, गजल, सजल, कविताएं, छंद, हाइकू, दोहा, चौपाई, शायद ही कोई ऐसी विधा बची हो हिंदी साहित्य में जिस पर आपने काम नहीं किया है। लगातार लेखन में सक्रिय हैं। अनेकों साझा संग्रहों, अनेकों पत्रिकाओं में रचनाएं आपकी प्रकाशित होती हैं और अनन्य अनेकों संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं आज आदरणीय गुंजन अग्रवाल अनहद जी। बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका। और इसी क्रम में हमारे बीच मौजूद है मंजू शर्मा जी। मंजू शर्मा जी मंदिरों के शहर भुवनेश्वर से हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही मैं आपको क्या कहूँ कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। कलिंग का युद्ध यहीं पर हुआ था और लगभग ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7000 मंदिर इस ऐतिहासिक नगर के आसपास मौजूद हैं। बाकी जानकारी मंजू शर्मा जी देंगी। मेरी जानकारी के हिसाब से हिंगलाज का मंदिर है, मुक्तेश्वर मंदिर है, राजा रानी के मंदिर हैं। तो ये बहुत सारे मंदिरों के प्रांगण हैं जहाँ पर अनेकों मंदिर स्थापित हैं। तो ऐसी पवित्र पावन जगह से आपका आगमन हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। और हमारे बीच उपस्थित हैं मीनाक्षी मोहन जी। ये पंचकुला हरियाणा से आती हैं। पंचकुला का भी एक विशेष महत्व है, 5 नहरों का शहर है और शायद मोरनी की पहाड़ियां बड़ी फेमस है यहाँ पर। कहा जाता है कि मोरनी की पहाड़ियों का छटा और अद्भुत है उसका दृश्य देखना। आपकी विधाएं हैं, हाइकू, कविताएं, छड़काएं और लघु कथा, संस्मरण आदि आप लिखती हैं।
और विशेष तौर पर भक्ति और प्रेम रस में डूबी रचनाएं आपकी मुग्ध करती हैं, मोहित करती हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं इस पटल पर। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम के साथ आपका अभिनंदन है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बात शुरू होती है तो मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और प्रयोजन क्या है कि बेसिकली सभी हम लोग एक परिवार है, हम सब साहित्यिक परिवार से जुड़े हुए हैं। एक साहित्य में एक कहना चाहिए कि बहुत ही सुंदर और सार गर्भित विधा जो कभी हिंदुस्तान हमारे अगर हम पूर्व में देखें, वेदों को पढ़ें तो कहा जाता है कि हमारे हिंदुस्तान की ही विधा है और ये प्रामाणिक है कि हमारे हिंदुस्तान की विधा है। लेकिन कई सारे लोगों की अनभिज्ञता कह लीजिएगा या कम जानकारी कह लीजिएगा, सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि एक जापानी विधा है हाइकू। वस्तुतः जापानी विधा नहीं है, ये जापान चली गई थी बौद्ध धर्म और उस काल में। उसके बाद ये वापस लौटी है हिंदुस्तान में एक नए आवरण में। बहुत इसको सराहा जा रहा है क्योंकि एक छोटी सी लघुत्तम विधा आप कह लीजिएगा इसको साहित्य की, कि छोटे से कुछ ही शब्दों में एक बहुत बड़ी बात को हमें समेटना होता है। और यही काव्य का एक विशेष प्रयोजन भी होता है और काव्य सिद्धि भी इसी को कहा जाता है कि जितने कम से कम शब्द खर्च करके हम बड़ी से बड़ी बात कह सकें। तो आज इसी हाइकू विधा को केंद्रित करते हुए ये हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और अपने अपने हाइकू अपने हमने लिखा है, किन भाव भूमि पर उनको उकेरा है, वो सब हम एक दूसरे से सुनेंगे। तो ये बात छोटी सी हाइकू की रही। बाकी हमारे बीच मर्मज्ञ और विशेष जानकार बैठे हैं आदरणीय जितेंद्र उपाध्याय जी, जो हाइकू के मैं कहता हूं कि एक तरह से पितामह भीष्म कह लीजिएगा। उनको विशेष जानकारी है हाइकू के ऊपर, उनके अनेकों लेख आ चुके हैं और बहुत लंबे समय से परिवरिश कर रहे हैं इस हाइकू विधा की। और अनेकों लोग इनके सानिध्य में सीख कर एक बड़े लेवल पर, एक बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके हैं इस विधा को लेते हुए। तो शुरुआत कर देते हैं। श्री अंश और मंजू शर्मा जी से ही शुरुआत करते हैं, विधिवत शुरुआत करते हैं। माँ शारदेय का नाम लेते हैं, माँ वीणा पाणी को नमन करते हैं और शुरुआत भी फिर वही पवित्र नगरी से कर देते हैं कि जहां पर मंदिरों का बाहुल्य है। आदरणीय मंजू शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने कुछ हाइकू हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, हमारे श्रोताओं को समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि जो नए सीखने वाले लोग हैं वो कुछ सीखें और जो बाकी दर्शक हैं वो आपके काव्य का आनंद ले सकें इस छोटी सी हाइकू विधा में। आदरणीय मंजू शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपको भूपेंद्र सर जी, गुंजन जी, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ। आप दोनों ने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, स्वागत है आपका। मैं बहुत ज्यादा विधाएं लिखती नहीं हूँ, लेकिन कुछ लिखे हैं मैंने हाइकू जो आपके सामने पेश कर रही हूँ। शायद आपको पसंद आए, कुछ त्रुटियां हो तो माफ करना। जी, इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं करती हूँ जी मंजू जी, हमारे साथ समक्ष अभी आ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिंपल काव्यधारा जी, जो प्रयागराज एक पावन नगरी से आती हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ताकि आप शुरू करिएगा। नमस्कार आप सभी गुणीजनों को, और आपके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, इससे और क्या बात हो सकती है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, जी मैं शुरुआत करूं? जी स्वागत। अभी हम थोड़ा अपना मोबाइल, मैं एक शारदे माँ के दोहे से शुरू करती हूँ। स्वागत है जी। जय माँ शारदे। हे माँ वीणा वादनी, करो हृदय में वास, पूरे जग में माँ मुझे तुझ पर ही विश्वास। बहुत सुंदर है। नमन माँ। अब मैं अपना हाइकू शुरू करती हूँ, जिसका बादल पे मैंने एक हाइकू लिखा है। जी जी स्वागत जी। घने बादल विरहिणी का मन उठती पीर। बहुत सुंदर हाइकू है।
घने बादल सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल सुनाई दे जी रहा जी है। हाँ, और बहुत सुनाई सुंदर पड़ रहा है। घने बादल बिरहणी का मन उठती पीर। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। एक लिखा तितली का स्त्री का मन खोजता उपवन तितली बन। स्त्री का मन खोजता उपवन तितली वन। अच्छा, स्त्री का मन वन तितली वन। अच्छा बहुत स्त्री का आपने मन। व्याख्या किया है बहुत सुंदर तरीके से। स्त्री मन को आपने व्याख्या किया है बहुत सुंदर तरीके से। जी। एक मोर पे लिखा है, एक मोर नाचता मोर पाने प्रभु की ठोर अनंत लीन। सुंदर हाइकू है। आप सुंदर हाइकू पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर हाइकू है। बहुत सुंदर हाइकू है आपका। और जी ये आपकी थोड़ी आवाज इको रिपीट हो रही है मेरी भी। मेरी भी। क्यों? थोड़ी इको आ रही है। किसी ने थोड़ी इको आ रही है। किसी ने जो माइक्रोफोन है आप हेडफोन का इस्तेमाल करें। हेडफोन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है। विजय भार्गव जी जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं। स्वागत जी जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत है। मेरा अगला हाइकू है अलाव। सर्दी के दिन ठिठुरते बदन जले अला। बहुत सुंदर। रूठा सूरज कपकपाती धरा मांगे तपिस। एक मजदूर के लिए लिखा था कि मजदूर को कभी भी अलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इतनी मेहनत करते हैं कि उनको खुद ही गर्मी लगने लग जाती है। उनको ठंड की जरूरत ही नहीं। लिखता कंबल ओढ़े तोड़ते हैं पत्थर अलावहीन। कंबल ओढ़े तोड़ते हैं पत्थर अलावहीन। सुंदर हाइकू है। आपने उस दृश्य को उकेर दिया है बिल्कुल, जहाँ पर सर्दियों के दिनों में ठिठुरते बदन और जब किसी कामगारी के निकलते हैं और सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं होता, उनको केवल भूख लगी होती है, उनको पेट पालना होता है। बहुत सुंदर हाइकू आपने इस दृष्टिकोण से उठाया है। एक लिखे उजाला स्याह है रातें जलाकर अलाव करे उजाला। स्याह रातें जलाकर अलाव करें उजाला। बहुत सुंदर। सर्दियों की उन रातों को आपने बिल्कुल चित्रात्मक शैली में फेर दिया है, जिनमें केवल अलाव जलाकर अपनी रातें काटते हैं लोग। बहुत सुंदर हाइकू आपने दिया है। जी शुक्रिया। जी एक प्रेम पे लिखा है, एक बादल समाया है मुझ में चातक मन। एक बादल समाया है मुझ में चातक मन। बहुत सुंदर सुंदर मनुस्थिति आप डाली है हाइकू के अंदर। जी अगला हाइकू है पिता के ऊपर। निस्वार्थ पिता जीवन है संघर्ष पालन हेतु। बहुत सुंदर है। माँ पर बहुत सारी रचना सुनने को मिलती हैं, लेकिन पिता पर बहुत कम रचनाएं सुनने को मिलती हैं। आपने पिता के ऊपर ये हाइकू लिखा है। बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। पिता का वाकई जीवन परोपकार में निकल जाता है। ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि पुरुष के हाथ उसी तरह से पिता है, भले ही ईश्वरीय रूप है, और परंतु वो अपने दुख दर्द को खुद ही सहता रहता है, अपने पूरे परिवार के लिए हरदम पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है उनका, अपने बच्चों का पालन पोषण करने में। जी मेरा लास्ट हाइकू है बसंत। वैराग्य मन पुलकित बसंत झूमे है धरा। वैरागी मन पुलकित बसंत झूमे है धरा। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर हाइकू आपने पढ़े हैं, और आपसे लगातार हाइकू सुनने की इच्छा है, और पुनः फिर आपको जोड़ेंगे। अभी आपने जो बहुत सुंदर हाइकू हैं, जिससे हमारी गोष्ठी को एक ऊंचाई प्राप्त हुई है।
आपने प्रकृति, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, हो गए मेरे हाइकू पूरे। प्रकृति को लेकर हाइकू गढ़े हैं आपने, सामान्य दर्द को हाइकू गढ़े हैं, चाहे वो पिता का दर्द हो, चाहे कृषक का दर्द हो, चाहे कामगार का दर्द हो। आपने इस तरह के सुंदर हाइकू हमें और हमारे श्रोताओं को पढ़ाए हैं। बहुत सुंदर हाइकू आपने पढ़े हैं। मैं हम आपका बार बार अभिनंदन करते हैं, बार बार स्वागत करते हैं, और बहुत स्वागत है आपका हमेशा। इसी तरह से इस हाइकू विधा में आपका जो सहयोग है, महती सहयोग है, और उम्मीद करते हैं कि आप ये हाइकू और इस विधा के लिए निरंतर काम करती रहेंगी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर हाइकू मंजू शर्मा जी के आप सभी लोगों ने सुने। बहुत बेहतरीन हाइकू हमें अभी सुनने को मिले आदरणीय मंजू। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रण दे रहा हूँ मीनाक्षी जी को दे दीजिए। जी, पंचकुला हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित हैं मीनाक्षी मोहन मीता जी। ये पंचकुला हरियाणा का एक व्यवस्थित शहर है, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से लगा हुआ शहर है, और जिस तरह से चंडीगढ़ एक बहुत ही व्यवस्थित बसा हुआ है, वैसे ही पंचकुला बसाया गया है हरियाणा सरकार के अनेकों सुविधाएं और अनेकों तरह से इस तरह से जीवन यापन को, जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए बहुत ही व्यवस्थित क्रम में ये नगर बसाया गया है। मोरनी की पहाड़ियां एकदम यहाँ पर एक विशेष छटा बिखेरती हैं। लोग यहाँ पर जाते हैं, मोरनी की पहाड़ियों में अपना इसका मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। मीता जी के बारे में मैं बता देता हूँ कि मीता जी लगभग सभी विधाओं में लेखन कर रही हैं। हाइकू तो लिखती हैं, हाइकू के अतिरिक्त कविताएं, छड़िकाएं और आपकी लघु कथा, संस्मरण लेख आदि लगातार लिखे जा रहे हैं। और विशेष तौर पर भक्ति और प्रेम रस में डूबी कविताएं, भक्ति और प्रेम रस में क्षणिकाएं और इसी तरह की जो आपकी नज्म आप अक्सर लिखा करती हैं। आप ही के एक हाइकू से मैं आपको आवाज देता हूं कि मधुर गीत हवा में सबकी आया बसंत। तो भला ऐसा बसंत कैसे ना आएगा जब मधुरतम गीत होते हैं और हवाओं में संगीत लहरा उठता है, तो इस तरह से बसंत आएगा। और आप आई हैं तो वाकई हमारे इस पटल पर बसंत आ गया है। मीनाक्षी मोहन जी, मैं आपको बहुत आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और अपने हाइकू प्रस्तुत कीजिएगा। स्वागत है मीनाक्षी मोहन मीता जी। सभी गुणी जनों को मेरा प्रणाम। गुंजन अग्रवाल जी, राघव जी, जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया है। और जैसा आपने कहा कि पंचकुला में मोरनी हिल्स हैं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर लेक भी है और चंडीगढ़ से सटा हुआ ही है, बिल्कुल बहुत ही सुंदर जगह है ये। और आप सभी का अभिवादन करने के पश्चात माँ शारदे को नमन करती हूँ मैं। हंस वाहिनी माँ मुझे देना तुम वरदान, हंस वाहिनी माँ मुझे देना तुम वरदान, रचे निरंतर लेखनी नित्य नए संज्ञान। जय माँ शारदे। और इसके साथ ही बहुत सुंदर माती वंदना आपने की है। कुछ हाइकू को सुनाती हूँ। जैसे कि आपने हाइकू के बारे में बताया, तो हाइकू के बारे में ही मैंने हाइकू लिखा है, हाइकू को लेकर कि हाइकू ज्ञान अंत समतुकांत बिंब विधान, यानी हाइकू हम कैसे हैं। आपने तो पूरा हाइकू कर दिया। हाँ जी, हाइकू ज्ञान। हेलो मीता जी। हाँ जी, ये दूसरी लाइन पढ़िएगा हाइकू ज्ञान के बाद वाली जो बोला। ओके। हाइकू ज्ञान अंत समतुकांत बिंब विधान, अंत समतुकांत। हाँ जी, तीन हो पंक्ति पंच सप्त का भाव हाइकू शक्ति। तीन हो पंक्ति। आपने हाइकू की कुंजी यहाँ पर रख दी है पटल पर, हाइकू की कुंजी पटल पर आपने रख दी है। नए सीखने वालों के लिए बहुत सुंदर तरीके से आपने इस तरह का विधान बता दिया है कि हाइकू क्या है और हाइकू किस तरह से लिखा जाना चाहिए। बहुत सुंदर है मीता मोहन जी, आपने वाकई हाइकू के लेखन के लिए बहुत सराहनीय काम किया है।
तीन हो पंक्ति पंच शब्द का भाव हाइकू शक्ति। और अब मैं आपके सामने कुछ हाइकू प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे पहले पिता पर आया, तो मैं बेटी पर हाइकू प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि बेटी जो है लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है, किस तरह से उसका जीवन चलता है। तो आलता लगा छम छम करती द्वार आई माँ, जब बेटी का आगमन होता है, बहुत सुंदर, आलता लगा छम छम करती द्वार आई माँ, हर्षित मन नाचे मयूर तन झूले पालना। बहुत सुंदर हाइकू है आपके। हर्षित आलता मन लगा छम छम करती द्वार आई माँ। सच में आपने तो उस सीन, उस दृश्य को एकदम चित्र में प्रकट कर दिया हाइकू के जरिए। बिल्कुल सामने से प्रकट हो रहा है कि किस तरह से आ रही है। और दूसरा है, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि हर्षित मन नाचे मयूर तन झूले पालना, जब बेटी पालने में आती है। फिर उसके बाद तीसरा हाइकू, शैशव बीता बढ़ने लगी वो ज्यों शुक्ल चंद्रमा। बेटियां बहुत जल्दी बड़ी होने लगती हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। सत्यनारायण की व्रत हमें भी आती है कि जो बेटियां होती है शुक्ल चंद्र की तरफ बढ़ती जाती है, और वाकई बेटियां जन्म लेती हैं और उसके बाद वो ऐसे बढ़ती हैं। हाँ बिल्कुल, वो जल्दी बड़ी हो जाती हैं। फिर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह। बिल्कुल जी, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ती हैं। फिर बारी आती है जब उन्हें घर छोड़ना पड़ता है। हुई विदाई तारों भरी छाव में सुना आंगना। हुई विदाई तारों भरी छाव में सुना आंगना। फिर शादी के बाद क्या होता है, रीति रिवाज निष्ठुर समाज अबूझ मन। बहुत बढ़िया, बहुत व्यंग करता हुआ हाइकू है आपने। निष्ठुर सा समाज अबूझ मन, मतलब परिवार में, जिम्मेदारियों में, नियम, बहुत चीजों में बन जाती है। और लास्ट में उसे क्या मैसेज देने की कोशिश की है मैंने, स्व पहचान बन शक्ति स्वरूपा कर कल्याण। स्व पहचान बन शक्ति स्वरूपा कर कल्याण। बिटिया के जन्म से लेके और उसके परिणय तक और उसके बाद तक की जीवन यात्रा को आपने हाइकू के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। और वाकई आपके हाइकू सत्संग के हैं, बहुत सुंदर हाइकू हैं। हमारे सभी श्रोता मुग्ध हो रहे हैं इनको सबको पढ़ के। तो इस तरह से जैसा कि आपने बसंत से शुरुआत की मेरे हाइकू की, तो आपको पता है ऋतुराज बसंत का मौसम है, हर तरफ फूल ही फूल है, प्रकृति अपने यौवन पर है। तो बसंत को लेकर मैंने लिखे हैं, बसंती भोर नाचे मन का मोर आया बसंत। बसंती भोर नाचे मन का मोर आया बसंत। कोयल कूके सज गई प्रकृति हवा बसंती। बहुत सुंदर, कोयल बहुत कूके सज गई प्रकृति हवा बसंती। मन पपीहा कूकता सखी संग आया बसंत। मन पपीहा कूकता सखी संग आया बसंत। साजन संग चंचल हुआ मन आया बसंत। साजन संग चंचल हुआ मन आया बसंत। बहुत सुंदर हाइकू है बसंत के आगमन पर। आपने इतने सुंदर हाइकू अभी आप पढ़ रहे हैं, और मैं बीच में एक बार थोड़ा सा रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो सभी आप लोगों को सुन रहे हैं, और उनकी जो टिप्पणियां हैं वो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। रीतिका त्रिपाठी जी हैं जो हमें देख रही हैं, और रीतिका त्रिपाठी जी हमारे व्यवस्थापिका भी हैं, हमारे इस पटल के पीछे बहुत मेहनत करती हैं वो। उसके अलावा कविता सिंह जी हैं, अनिल कुमार सोनी जी हैं, मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अनिल कुमार सोनी जी का सुभा शुक्ला मिश्रा आधर जी हैं, बहुत ही अच्छी साहित्यकारा हैं जो हमें इस वक्त सुन रही हैं और देख रही हैं, और आपके हाइकू भी कोट कर रही हैं वहाँ पे, द्वार आई माँ। अनुपम काल साक्षी से भी जुड़े हुए हैं। आपका स्वीटी सिंगल जी हमें सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, और आप सभी को उनका स्नेह मिल रहा है कमेंट के माध्यम से। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। लगातार श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं इस पटल पर। काल साक्षी से जुड़े होने के लिए ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी लोग हमें सुन रहे हैं। और राघव जी, जितने भी सदस्यों का आपने नाम लिया उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। आपने जैसा कहा प्रेम और विरह और श्रृंगार पर, तो 3 हाइकू और हैं जो मैंने लिखे हैं। मोहन मेरे
मोहन मेरे तुम मन भावन राधा सी मैं। मोहन मेरे तुम मन भावन राधा सी मैं। अगला हाइकू है, मैं अकेली अल्हड़ सी बदली बरस गई। बहुत सुंदर हाइकू है, अल्हड़ सी बदली बरस गई। और अंतिम हाइकू प्रस्तुत कर रही हूँ, शाम घनेरी सूनी अखियां मेरी तरस गई। शाम घनेरी सूनी अखियां मेरी तरस गई। और इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। और गुंजन दी, राघव जी, आप इतना कुशल संचालन कर रहे हैं उसके लिए, और जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया है। और कोई त्रुटि हो तो आप मुझे आगे से समझा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये सीखने सिखाने लिखने लिखाने का ही हमारा एक पूरा परिवार है और ये अनावरत चलने वाली प्रक्रिया है। आप हमेशा जुड़े रहिएगा। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। और बहुत सुंदर हाइकू आपने पढ़े हैं। और मैं आपको बता दूं, काल साक्षी से हमारी सुनंदा झा जी जुड़ी हुई हैं। वो लगातार आप सभी के हाइकू सुनकर और उनको कोट कर रही हैं साथ साथ कमेंट्स में। अल्हड़ सी बदली बरस गई, सुनंदा जी कहती हैं। सत्या सिंह जी जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं बहुत सुंदर हाइकू उनका कहना है। अनिल सिंह सोनी जी, लिखते रहना ही हिंदी है। तो इस तरह से सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी का पेज पर जाकर मैं बिल्कुल धन्यवाद करूंगी। और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। और इतने सुंदर हाइकू आप सभी ने सुने मीनाक्षी मोहन मीता जी के। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं किसी का इको जो दोबारा से सुनाई देना शुरू कर दिया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हालांकि ये तकनीकी चीज है, तकनीकी समस्या और आना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे बीच विजया भार्गव जी, एक मिनट देख लेता हूँ। भार्गव जी से अनुरोध, एक मिनट में देख लेता हूँ। भार्गव जी से अनुरोध बता देता हूँ विजया भार्गव जी के बारे में कि वे मुंबई महाराष्ट्र से है। मुंबई महाराष्ट्र में रहती है और चकाचौंध है, भागते दौड़ते सिटी कहे जाने वाली ये नगरी विजया भार्गव जी आती हैं और इनकी कविताएं, कविता, कहानी और लेख। विजया भार्गव जी को मैं उन्हीं की पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ। आंख बंद की तेरा दीदार हो गया, महताब हमको तेरी जरूरत नहीं। आंख बंद की तेरा दीदार हो गया, महताब नहीं रही। विजया भार्गव रही। स्वागत है आपका, आप आइएगा और श्रोताओं को मुक्त कीजिएगा। आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है। वास्तव में हाइकू मैंने बहुत हल्का सीखना शुरू किया है, तो जो भी कुछ है प्रस्तुत करती हूँ। हेलो, एक्चुअली मुझे आप अभी साधक समझिए। हेलो, आपकी आवाज थोड़ी में आ रही है। आपने हेडफोन लगा लें। नहीं, हेडफोन मैंने लगा रखा है। मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, मेरे घर में। ठीक है। हेलो, आप करिए। सुनाई दे रहे हैं? सुनाई दे रहे हैं आपकी आवाज आती है? स्वागत है आपका।
हाइकू पेश करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रकृति तेरी छटा निराली लगे, बिखरे रंग। बहुत सुंदर है। छटा निराली लगे, छटा निराली लगे, बिखरे रंग। एक और पूछ पहेली, थोड़ा सा हेलो व्यवधान के चलते आवाज, लेकिन ये तकनीकी समस्याएं हैं, इनके साथ आप आइएगा। जी मैं बात में। हेलो जी, हेलो स्वागत है, सुनाइए। सुनाइए। पूछ पहेली, कौन चित्रकार है ये? बूझ पहेली, कौन है ये? कौन सहेली? जी, सुंदर हाइकू है, एक है ये किसानों पे है कुछ। जी सुनाइए, किसानों पर। हेलो किसानों पर। कर्ज का फंदा धूप होगा कि आवाज नहीं आ रही यार। हेलो 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 सुनाइए विजया जी, सुनाइए। आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। वो थोड़ा सा मेरा नेटवर्क, मेरे घर में नेटवर्क नहीं आता। थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है विजय भार्गव जी के नेटवर्क में, तो कोई बात नहीं, ये सब चलती रहती है चीजें। शायद नेटवर्क के चलते विजय भार्गव जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। मैं कोशिश करता हूं वापस उनको जोड़ने की। गुंजन अग्रवाल अनहद जी, आप सुन पा रही हैं? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी राघव जी, सुन रही हूँ मैं। जी जी। तो भार्गव जी किसी नेटवर्क समस्याओं के चलते अभी यहाँ से जुड़ नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से। तो मैं अगले क्रम में आप ही को यहाँ पे आमंत्रण कर देता हूँ। गुंजन अग्रवाल अनहद जी फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित हैं। काल साक्षी पत्रिका की सह संपादिका हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं, लगभग सभी विधाओं में लेखन करती हैं। गीत, गजल, सजल, कविताएं, छंद, हाइकू, चौपाई, दोहा, नज्म सभी कुछ लिख रही हैं और विशेष तौर पर लगातार लेखन में सक्रिय हैं। अनेकों साझा संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, अनेकों संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं गुंजन अग्रवाल अनहद जी। गुंजन अग्रवाल अनहद जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना थोड़ा सा वीडियो जो आपका क्रॉप हो रहा है ऊपर की तरफ से, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। एक मिनट, अभी करती हूँ। ठीक है, अब देखिए। हाँ, अब आ रहा है, ठीक है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ही पटल काल साक्षी पर, और आप आइएगा और लाभान्वित कीजिएगा सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को अपने हाइकू और अपनी कविताओं से। जो भी आप सुनाना चाहें आप सुनाइएगा। स्वागत है आपका गुंजन अग्रवाल अनहद। बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। देखने सुनने वाले सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। स्वागत है। और अपनी कुछ हाइकू प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। हाइकू की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से है। स्वागत। अल्प समय हेतु पीहर आई बेटी, अल्प समय हेतु पीहर आई बेटी जिस प्रकार
खुशी प्रदान करती है, उसी प्रकार लू उमस से सर्दी की कुनकुनी धूप। इसी विषय पर आधारित एक हाइकू है, सुनिएगा। सूना मायका, अब देखो यहाँ सूना मायका बहुत ऊंचा है, इसको तो ठीक कर दो तो नीचे लगा कोई चीज वो अभी सुनाई दे रही है आवाज मेरी? सुनाई दे रही है। स्वागत है आपका। वो हमारी नीचे आज सुनिए। सूना मायका दोपहर को आई बेटी सी धूप। बहुत सूना मायका दोपहर को आई बेटी सी धूप। अगला हाइकू है, उसकी थोड़ा सा एक पंक्ति में कुछ कहना चाहूंगी। सर्दी के दिनों में जैसे धूप कब आकर कब खत्म हो जाती है, उसी प्रकार सुख के क्षण भी अल्पकालिक होते हैं। उसी विषय पर झट से फुर्र दीवार पर बैठी धूप चिरैया। झट से फुर्र दीवार पर बैठी धूप चिरैया। बहुत सुंदर। झट से फुर्र दीवार पर बैठी धूप चिरैया। कितना सुंदर हाइकू है। देखने में आने की प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से आपने बहुत सुंदर बात की है। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। अगला हाइकू रखती हूँ मैं। अगला हाइकू उसकी पृष्ठभूमि भी कुछ इस प्रकार से है। जब कुटुंब का मुखिया खिवैया, आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, सुनाइएगा। जब कुटुंब का मुखिया खिवैया असमय किन्हीं कारणों से अक्षम हो जाता है, इस अनहोनी से तरुणाई की ओर पग बढ़ा रही किशोर आशाएं कुमला जाती हैं और धीरे धीरे पड़ रही पौध औचक एकदम वयस्कता के मुकाम पर गिरे हुए पेड़ का स्थान लेने का प्रयास करती है। इन्हीं कारणों पर एक हाइकू है। गिरा दरख्त मीन्स पेड़, वृक्ष। गिरा दरख्त तनों पर झूलती ठगी आशाएं। गिरा दरख्त तनों पर झूलती ठगी आशाएं। बहुत सुंदर हाइकू है। और हाइकू वास्तव में इतने गहरे अर्थ समेटे होते हैं कि उनको बहुत एक दो लाइन में व्यक्त करना असंभव होता है। किसी भी हाइकू की अगर व्याख्या करने लगे तो वाकई उससे इतने गहन अर्थ निकल कर आते हैं कि एक बहुत बड़ी कविता उसके अंदर समाहित हो जाती है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट हाइकू रखती हूँ मैं, सुनिएगा। जी स्वागत। जिस प्रकार खरगोश को खेत में खुला छोड़ दें, जिस प्रकार खरगोश को अगर खेत में खुला हुआ छोड़ दें और उस भागते हुए खरगोश को पकड़ नहीं सकते हम लोग, मतलब छोड़ दें अगर उस खरगोश को तो पकड़ में नहीं आता है, वो इतनी तेज दौड़ लगाता है। उसी तरह सुख संतोष भी आदमी से भागता रहता है। इसमें जो असंतोष और खीज उपजता है वो उसी प्रकार मन व देह का नाश करता है, जैसे कि खरगोश खेत में बिल बनाकर फसल का नाश करते हैं, नुकसान करते हैं। बहुत सुंदर भावभूमि से आपने हाइकू गाया है। आपकी भावभूमि से ही पता चल रहा है कि आपने बहुत सुंदर हाइकू लिखा होगा इस पर। हाँ, उसी पर एक हाइकू सुनिएगा। सुख संतोष खरगोश खेत के उपजे रोस। बहुत सुख संतोष खरगोश खेत के उपजे रोस। बहुत ही सुंदर हाइकू आपने गढ़ा है। अगला हाइकू मैं रखती हूँ, सुनिएगा। बहुत छोटी सी भूमिका है उसकी। ये उन माँ बाप की व्यथा है जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर प्रवासी हो गए हैं। जी स्वागत है। सुनिए। सपने चूर बुढ़ापे की लाठियां हाथों से दूर। सपने चूर बुढ़ापे की लाठियां हाथों से दूर। वाकई मार्मिक हाइकू है। आज का दौर इसी तरह का हो गया है कि माँ बाप परवरिश करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़कर कहीं दूर प्रवास करने लग जाते हैं और वाकई जिस वक्त उनको सहारे की जरूरत होती है उस वक्त वो उनके साथ नहीं होते। बहुत गहनतम अर्थों लिए हुए हाइकू है। जी बहुत शुक्रिया राघव जी। अपना अगला और अंतिम हाइकू रख देती हूँ। चलिए। जैसे उपवन की झाड़ियां आदि किसी काम की नहीं बल्कि अवांछित होती हैं, वैसे ही बहुत दूर के रिश्तेदार
वैसे ही बहुत दूर के रिश्तेदार जो कि आपके मौके पर दिखते नहीं, जब हमें कोई मौका होता है तब वो हमारे काम नहीं आते, कहने का अर्थ ये है। और अपनी जरूरत पर कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं। उसी पर आधारित एक हाइकू। अस्तित्वहीन घास फूस से फैले दूर के रिश्ते। अस्तित्वहीन घास फूस से फैले दूर के रिश्ते। बहुत सुंदर हाइकू है वाकई। जब जरूरत होती है तब वो रिश्ते काम नहीं आते, तो ऐसे रिश्तों का क्या किया जाए, वो वाकई अस्तित्वहीन ही होते हैं। जब जरूरत के वक्त में वो रिश्ते काम नहीं आ रहे हैं तो फिर वो केवल नाम के रिश्तों को चलाकर या ढोने से क्या फायदा है। हमारे जो दर्शक और श्रोता है, रितिका जी है, सुनंदा झा जी है, एक हमारी स्वीटी सिंगर जी है, वो लगातार मनोबल बढ़ा रही है और आप लोगों तक अपना स्नेह पहुंचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रितिका जी, सुनंदा जी, बेटी सी कुंजन जी का बहुत सुंदर हाइकू। सुनंदा जी कहती है सुंदर हाइकू है। सुनंदा जी कहते हैं सुख संतोष खरगोश, खेत के उपजे रोज लाजवाब। वाकई मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का बार बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप सभी जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर हाइकू आप लोगों ने पढ़े हैं और अब इस हाइकू के क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और हमारे बीच उपस्थित हैं सिंपल काव्यधारा जी। प्रयागराज पावन धरा है, प्रयागराज से हमारे बीच उपस्थित होती हैं। मैं सिंपल काव्यधारा जी को एक मिनट, इनका कुछ दिक्कत लग रही है, चेक करता हूँ। सिंपल काव्यधारा जी हमारे बीच प्रयागराज से उपस्थित हैं। ये इनकी विधाएं हैं, छड़िकाएं, कविताएं, हाइकू, गीत, नज्म आदि सभी विधाओं में इनका लगातार लेखन होता है और मैं इनकी ही पंक्तियों से इनको आवाज देता हूँ। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो करके कृपया बता दें कि क्या मेरी आवाज जा रही है? हाँ, लेकिन हमें किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। सिंपल काव्यधारा जी आपका हमें किसी की भी रचना सुनाई नहीं थी। आपकी आवाज हमें आ रही है और बहुत बहुत स्वागत है आपका काल साक्षी के पटल पर। मैं आपको एक बार मैसेज कर दीजिए अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है। जी सुनाई दे रही है आपकी आवाज, क्योंकि हमें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है कि बहुत स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज सुनाई दे रही है? हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है कि आपने किसको पुकारा है, लेकिन हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? आपकी आवाज मुझे लगातार आ रही है। आप हमें सुन पा रही हैं? जी, तो हम शुरू करें फिर, क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए, नेटवर्क बहुत ही ज्यादा खराब है। स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुणीजनों को नमन करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ और बाकी सब बाद में मैसेज पे बात करूंगी। स्वागत है। मेरी रचना है खूबसूरत फूल पर और सुंदर मौसम है, घटाएं हैं, इन सभी पर है मेरी रचना। खूबसूरत मौसम का नजारा। मुझे लगता है कि सिंपल जी किसी तकनीकी समस्याओं के चलते ठीक से नहीं जुड़ पा रही हैं। वापस मैं कोशिश करता हूं उनको जोड़ने की। इंडिया की तरफ तो खूबसूरत मौसम का नजारा और ये फूल जी। मेरे घेरे घटाएं तेज हवा के साथ गिरा गुलाब। बहुत सुंदर। घेरे घटाएं तेज हवा के साथ गिरा गुलाब। कह रही हैं गुलाब की पत्तियां टूट न जाऊं। कह रही हैं गुलाब की पत्तियां टूट न जाऊं। उपस्थित हूँ
हमें शामिल करें अपने साथ। उपस्थित हूँ, हमें शामिल करें अपने साथ। बहुत सुंदर, आज बहुत भेजा सुंदर। था आप लोगों को। प्रसन्नता से जीवन सुखमय सदैव रहे। यदि हम प्रसन्न रहें तो जीवन सुखमय रहेगा ही। प्रसन्नता से जीवन सुखमय सदैव रहे। हर श्रृंगार के फूल पर लिखा है, स्त्रियों का सदा अटल सुहाग ही हर श्रृंगार। स्त्रियों का सदा अटल सुहाग ही हर श्रृंगार। देवताओं को सर्वप्रिय है सदा हर श्रृंगार। बहुत सुंदर। देवताओं को सर्वप्रिय है सदा हर श्रृंगार। आरोग्य तन जीवन खुशहाल हर श्रृंगार। आरोग्य तन जीवन खुशहाल हर श्रृंगार। काली घटाएं मन है प्रमुदित बादल छाए। सभी का मन अच्छा हो जाता है, नाचने गाने का मन करता है ऐसे मौसम में। आनंदित हो वन में नाचे मोर जब वर्षा हो। आनंदित हो वन में नाचे मोर जब वर्षा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मुश्किल से यदि मेरी आवाज चली गई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किसी की भी रचना नहीं सुनाई दी, इतनी ज्यादा नेटवर्क खराब था हमारे। बहुत सुंदर आपने कविता पढ़ी है। सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाने के लिए, या मैंने प्रतिभाग किया और समझ ही नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए इसमें क्या नहीं। जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर आपने रचनाएं पढ़ी। बहुत बहुत आभार है आपका काल साक्षी पर। और लगातार आप जुड़े रहिएगा, लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे कुछ साथी अभी हमारे जी बताइए। अपने साथ शामिल रखें हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमेशा हमेशा शामिल हैं। आपका अपना पटल है। दौड़ती भागती चली आ रही हूँ। मैं जहाँ थी वहाँ भी कोशिश कर रही थी, कहीं मुझे जाना था जरूरी काम से, तो वहाँ भी कोशिश कर रही थी, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ा। फिर दौड़ते दौड़ते अपने घर आई। कम से कम थोड़ा बहुत तो पकड़ लेगा, यहाँ भी बेकार है। प्रयागराज में वैसे भी आजकल नेटवर्क खराब है मेले की वजह से। काव्यधारा हमेशा सुंदर होती हैं और ऐसी सिंपल काव्यधारा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। तो हम ये बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका और हमारा धन्यवाद आप लोगों का। जी बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। आप और बुलाएं किसी को। और हमारे को आप लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। अच्छा। हमारे बीच कुछ हमारे मित्र अभी नहीं जुड़ सके हैं किन्हीं वजहों से, तो मैं कोशिश में हूं कि अगर वो जुड़ जाते हैं तो साथ साथ उनका भी कुछ जो उनकी प्रस्तुतियां थी वो हमें सुनने को मिल जाती, हम लाभान्वित होते। लेकिन अभी तक वो नहीं जुड़ पाए हैं किसी तरह से। मैं एक बार देख लेता हूं कहाँ पर हैं सभी लोग, और अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो फिर मैं इसको लगातार शुरुआत के साथ साथ मैं आदरणीय जितेंद्र नील जी भी नहीं है यहाँ पर, रेखा रानू जी भी नहीं जुड़ पाई है, ईरा जौहरी जी भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है अभी किन्हीं वजहों से। तब मैं आदरणीय जितेंद्र उपाध्याय अध्यक्ष जोगिया जी जो आज के अध्यक्ष हैं उन्हीं से अनुरोध आदरणीय जितेंद्र उपाध्याय अध्यक्ष जोगिया जी शास्त्री जी जो अधिवक्ता हैं, सलाहकार हैं और जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, संस्थापक हैं और संपादक हैं काल साक्षी साप्ताहिक पत्र के। मैं बिना किसी बड़ी भूमिका के बस उनको आवाज देता हूं। इनके बारे में यदि मैं कहने लगूंगा तो संभवतः गोष्ठी का समय समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आंशिक तौर पर मैं व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। विधाएं इनकी हाइकू तो है ही, हाइकू के अतिरिक्त छंद मुक्त काव्य, क्षणिकाएं, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, निबंध और व्यंग आलेख लगातार लिखते हैं शास्त्री जी। और विशेष तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में इनकी एक भजन की एल्बम भी रिलीज हो चुकी है। तो मात्र लघु कविताएं ही नहीं लिखते, भजन और गीत भी लगातार लिखते रहे हैं, लंबे समय से लेखन में हैं। अनेकों संस्थाओं
के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। साहित्यिक गतिविधियां जहाँ भी होती हैं वहाँ पर सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते हैं। हाइकू और लघु कविताओं पर उनका गहन अध्ययन है और उन्होंने इन पर बहुत काम किया है, लघु कविताओं और हाइकू छड़काओं पर। आज के अध्यक्ष पदभार भी हम संभाला है उन्होंने, तो मैं उनका बार बार आभार प्रकट करता हूं और मैं बस आवाज देता हूं, उन्हीं के एक हाइकू से उनको बुलाता हूं कि कंबल बांटे। ध्यान दीजिएगा, गहन और गूढ़ अर्थ लिए है कि कंबल बांटे राजनीतिक कौवे तस्वीरें छांटे। कितना व्यंग का ये हाइकू है, इसके अंदर इसकी गहराई देखिएगा। कंबल बांटे राजनीतिक कौवे तस्वीरें छांटे। तो इस तरह के हाइकू और विशेष तौर पर छड़िकाओं और हाइकू में सिद्धहस्त व्यक्तित्व, जिसको मैं कह सकता हूं, आदरणीय जितेंद्र उपाध्याय अदैत जोगिया जी, जो आज के अध्यक्ष भी हैं। मैं उनको हार्दिक उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये पटल की शोभा बढ़ाई है और उन्हीं को मैं आवाज देता हूं कि आप आए और हाइकू के बारे में एक छोटी सी जानकारी के साथ साथ हमें कुछ अपने हाइकू सुनाकर लाभान्वित करें। स्वागत है जितेंद्र उपाध्याय अदैत जोगिया जी। धन्यवाद राघव जी, और उन सभी रचनाकारों को धन्यवाद जिन्होंने आज की गोष्ठी में शामिल होकर आज की गोष्ठी को सफल बनाया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी गोष्ठी हो जाएगी। और इसी क्रम में मैं आपको बीच में एक बार रोकना चाहूंगा। इसी क्रम में हमारे बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हम, जिनका नील भाई इंदौर से पधार चुके हैं। अब नील भाई जी अब आए हैं, लेकिन अभी शास्त्री जी अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं एक बार नील भाई जी को बीच में बुला लेता हूं, ताकि एक जरूर मैं तो कभी भी बोल लूंगा। आप हमारे सदस्यों को पढ़ाइए। आपके पास अध्यक्ष पद है, बोल लेंगे। तो वीटो पावर है आपके पास, आप जब मर्जी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन बीच में अभी नील भाई जी आए थे, लेकिन वापस वो गायब हो गए हैं जी। तो नेटवर्क की दिक्कत के चलते ऐसा हो जाता है अक्सर। तो 1 मिनट में मैं बस चेक करता हूँ कि अगर वो आ जाते हैं तो पहले उनके कुछ हाइकू सुन लेते हैं। नील भाई जी, स्वागत है आपका। नील भाई जी, नील भाई जी का नेटवर्क शायद बार बार दिक्कत कर रहा है। वास्तव में नील भाई जी का नाम भी जितेंद्र नील है, और जो जिनका क्रम था जितेंद्र नील जी का, और दूसरे जो हमारे हाइकू के विशेष मर्मज्ञ बैठे हैं आदरणीय जितेंद्र उपाध्याय जोगिया जी, दोनों नाम राशि के हैं। अब इसमें मुझे लग रहा है कि आज हमारा इंटरनेट एक ही जितेंद्र जी को अलाउ कर रहा है। तो चलिए, नील भाई जी दर्शन तो दे गए हैं, लेकिन फिर से वापस गायब हो गए हैं। तो मैं पुनः आपको आवाज देता हूँ, आदरणीय उपाध्याय जी, आप आइए और अपने हाइकू से। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ जी। स्वागत है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि सर्वप्रथम मैं आपको इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि जो हाइकू में भूल चुका था उसको आपने यहाँ पढ़ा। अभी मेरे ख्याल से 3-4 दिन ऐसे ही मजाक में किसी से कमेंट में चर्चा चल रही थी, वहां लिख दिया था। मुझे याद भी नहीं था, ये तो आपने याद दिलाया। कौवे वाला क्या, अभी भी मुझे नहीं याद है क्या पढ़ा है आपने। बिल्कुल, राजनीतिक परिवेश पे इतना कटाक्ष का हाइकू है कि कंबल बांटे राजनीतिक कौवे तस्वीरें छाटे। और इस हाइकू को पढ़ने के साथ साथ ही हमें वो सारी तस्वीरें सामने उजागर हो जाती हैं जिसमें केवल अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अपनी तस्वीरें लेते हैं, लेकिन उनकी मंशा कुछ और होती है। वो कंबल जो बटते हैं वो उनके पीछे उनका कोई राजनीतिक हित सधता है। इसी तरह से वास्तव में इस तरह के हाइकू दिखने में बहुत कम आते हैं, इस तरह के गूढ़ रहस्य लिए हुए, गूढ़ अर्थ लिए हुए हाइकू। स्वागत है जितेंद्र उपाध्याय अदैत जोगिया जी, स्वागत है आपका। हाँ, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने समूह के सदस्यों को जिन्होंने इस गोष्ठी में शामिल होके
गोष्ठी को सफल बनाया। और जो उन्होंने यहाँ पे पढ़ा, अच्छा ये तो सभी को पता है कि हम सब लोग नए हैं और सीख रहे हैं, तो अगर इस दृष्टि से बात करें कि हम सब लोग नए हैं और सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ा उन लोगों ने। अब इसके हाइकू क्या है उस पर बहुत गहराई में जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है आज के दिन। एक समूह में चर्चा होती रहेगी। तो फिलहाल इतना ही कहूँगा कि ना सबने पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। गुंजन जी का तो ये तो पिछले 6-7 साल से लिख रही हैं, तो इनके बारे में तो इनकी समीक्षा करना ठीक नहीं है, और समीक्षा आज किसी के नहीं होगी। खाली मुझे जो अच्छे हाइकू लगे, जितना मैंने सुना, उसमें से जो मुझे अच्छे लगे, जिनमें मैंने हाइकू की संभावना देखी, तो उसको मैं बोलूंगा। जी, आज समीक्षा का दिन ही नहीं है, आज शिक्षा का दिन है। सबसे पहले आपने बुलाया था मंजू शर्मा जी को। इनके एक हाइकू को हमने अंडरलाइन किया, तो हाइकू था, स्त्री का मन खोजता उपवन तितली बन। जी, स्त्री का मन खोजता उपवन तितली बन। अब मैं समीक्षा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये अच्छा है, इसमें हाइकू की काफी संभावना है। और इसके बाद पढ़ा था मीनाक्षी मोहन शर्मा जी ने। मीनाक्षी मोहन शर्मा जी के 2 हाइकू मैंने कोट किए, मतलब अंडरलाइन किए। जी, एक इनका पहला हाइकू जो अंडरलाइन किया, सैसो बढ़ा बढ़ने लग जैसे चंद्रमा। तो उनका दूसरा हाइकू जो अच्छा लगा मुझे, मन पपीहा झूमता सखी संग आया बसंत। जी, अब गुंजन जी के हाइकू को मैं नहीं बोलूंगा। इसके बाद सिंपल काव्यधारा जी ने पढ़ा था, उनका एक हाइकू अच्छा लगा, घेरे घटाएं तेज हवा के साथ गिरा गुलाब। तो हम ये कहना चाहेंगे, जैसे मैं अब अपने कुछ हाइकू पढ़ूंगा, 4-5 हाइकू आप देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगा ये हाइकू है और ये हाइकू नहीं। आप जब भी हाइकू लिखिए तो उसको पोस्ट करने से पहले 8-10 बार खुद पढ़ के और 4 तरफ से चेक करके देख लीजिए कि जितना आपको हाइकू के अंतर्गत है, जब आप खुद संतुष्ट हो जाएं तब उसको पोस्ट करिए। और सबको पता है कि हाइकू क्या है, इस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं हाइकू कहा नहीं जाता, हाइकू दिखाया जाता है। और सिर्फ कहकर नहीं दिखाना, इसका उल्टा करना है, हमको दिखाते हुए कहना है। जैसे मैं उदाहरण से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एक ऐसा ही लिखा था जनरली सत्य, जैसे नौसिखिया टाइप के लोग लिखते हैं, प्यास दीद का अपूर्व समर्पण बिल्कुल खाली। ये किसी भी दृष्टि से हाइकू नहीं है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा है, मैं अपनी समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी भी तरह से हाइकू नहीं। अब एक और उदाहरण लेते हैं। आईने चश्मे गढ़ते हैं संसार रिवाज रस्में। यहाँ पे आईने चश्मे का मतलब है आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, किसी भी व्यू से आप दुनिया को देखते हैं, तो सब एक कलेक्टिव वे में सब वही जाके आगे रिवाज और प्रथाएं बन जाती हैं। लेकिन ये भी हाइकू है नहीं, क्योंकि हाइकू का मतलब है कम से कम आप 2 पंक्तियों में दृश्य डालिए, चित्र डालिए। तो एक पंक्ति जो है आखिरी या बीच वाली या आखिरी कोई भी पंक्ति जो है उसको कहने के लिए बचा के रखिए, क्योंकि आपको कहने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो तीसरी पंक्ति में भी चित्र डाल देंगे तो कहेंगे कहाँ, मैसेज अपना कहाँ देंगे। शास्त्री जी इसी बीच हमारे साथ मेरा एक अगला हाइकू है, ठंडी के दिन कुछ श्रोता ताप चरम पर चुकी हैं, सिंपल काव्यधारा जी और सौरभ दीक्षित मानस जी जुड़ चुके हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, बार बार स्वागत है। विवेचना में जाए तो
पढ़ने में मुझे हाइकू नहीं लग रहा, मुझे खुद नहीं लग रहा है, ये मैंने बोल दिया। हाँ, अब देखिए हाइकू, इसको मैं हाइकू कह सकता हूँ जी, स्वागत। अभी कंफर्म नहीं हूँ इसको हाइकू कहूंगा या नहीं कहूंगा, कह सकता हूँ। गोधूली बेला, शाम का टाइम, गोधूली बेला, परिक्रमा विश्व की, पंछी अकेला। देखिए इसमें हमने तीनों लाइनों में दृश्य डाले और साथ में कह भी दिया। गोधूली बेला, शाम के टाइम, विश्व की परिक्रमा, पंछी अकेला। इसका है कि आप जीवन की सांझ हो चुकी है, सारी दुनिया के सारे काम आपने कर लिए हैं, तब भी आप अकेले ही हैं, अकेले आए थे, अकेले जाना है। लेकिन इस तरह से मैं दिखाते हुए कहना है। जैसे मैं एक उदाहरण और ले रहा हूँ जी, इसमें देखिएगा, बहुत सिंपल है लेकिन दृश्य भी है। 2 लाइन में दृश्य डाला है, तीसरे में कहा है कि गढ़दे गुरु, अध्यापक गढ़दे गुरु, आकाश पर तारे, चर्चाएं शुरू। जब गुरु गढ़ता है तभी चमक आएगी ना, और जब चमक आएगी तो चर्चा शुरू होगी। तो कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक ही जगह के सीन मत डालिए, अलग अलग सीन डालिए। जैसे एक बड़ा अच्छा हाइकू आया था, अच्छा लोग इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे थे, मैं नोट करने में कुछ अच्छा छोड़ गया। मिल नहीं रहा, देखता हूँ। एक हाइकू बहुत अच्छा है, मीनाक्षी मोहन जी का, मैं अकेली अल्हड़ सी बदली बरस गई। इसका आगे इन्होंने लिखा था एक हाइकू और, बसंती भोर, बसंती भोर ना आया बसंत। तो ये देखिए यहाँ पे तीनों पंक्तियों में एक ही जगह के दृश्य हैं। ये सीन आप चेंज करिए तो ज्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा ये भी है, लेकिन जब सीन चेंज कर करके लिखेंगे और जब तीनों सीन को एक साथ उठा के रख देंगे और जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात आ जाएगी, तब बहुत अच्छा हाइकू बनेगा। देखिए मीनाक्षी जी, आप देख लीजिएगा। तो भूपेंद्र जी, मुझे लगता है कि अब इस गोष्ठी को खत्म करना चाहिए और हम लोग मिलते रहेंगे अगली गोष्ठी में। इस तरह गोष्ठियां होती रहेंगी हर हफ्ते, जब तक हमारे सदस्य गण लोग चाहेंगे, सदस्य समूह के सभी सदस्य चाहेंगे, तब तक होती रहेगी। तो हमारे जो दर्शक हैं, सभी श्रोता और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत आभार है। साधना कृष्ण जी जुड़ गई हैं, कहती हैं कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आप सबका इतने हमेशा बना रहे। सिंपल कावेदारा जी हमें देख ही रही हैं, जो अभी हमारे साथ भी थी, और उसके अलावा रितिका जी, सुनंदा झा जी, और आपके सौरभ दीक्षित मानस जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। तो इन सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और आप सभी लोगों का इसलिए सदैव बना रहे। काल साक्षी के साथ आप जुड़े रहिएगा और इसी तरह से ये अनावरण चलता रहेगा। मुलाकात होगी किसी नए दिन, किसी नई विधाओं के साथ, या हाइकू के साथ, या नई नई कविताओं के साथ। तो आप सभी से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपका प्यार हमेशा 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 हमें मिलता रहे, हमेशा सदैव आप हमारे साथ ये प्यार आपका बना रहे। तो इसी के साथ ये गोष्ठी को संपन्न करते हैं। पुनः मुलाकात होगी। सुनते रहो, सुनाते रहो मैं काल साक्षी के पेज पर। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा। नमस्कार।